फंड रेजिंग को लेकर यहाँ से कुछ एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से वो शेप अप होगा, कितने फंड्स रेज करने के बारे में आप सोच रहे हैं, और क्वांटम किस तरीके से शेप अप होता है वो देख पाएंगे। और साथ ही अगर ये फंड्स रेज हो रहे हैं तो इसका यूजेज कैसे होगा, एक बेसिक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। हमने हाल ही में एक गिफ्ट सिटी में हमने एक अपना एक ऑफिस खोला है। उसमें हम लोग जो हमारा जो उद्देश्य है उसको खोलने का, वो ये है कि जो हमारे जितने भी ईसीबी पोर्टफोलियो है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पोर्टफोलियो, वो हम कोशिश करेंगे कि वहीं से ज़्यादातर हम उसको आगे बढ़ाएं। और इवन जो डोमेस्टिक बॉन्ड इशुएंस हम करते हैं काफ़ी बड़े तादाद में, वो भी हम एक एपिसेंटर बना के उसको हम कर सकते हैं। बिकॉज आईएनएक्स जो है वहाँ पर जो आईएनएक्स गिफ्ट सिटी है, वो लोग अच्छा फंड मोबिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम स्पेशली जो ऑफशोर जो फंड्स हैं, उसको हम वी विल ट्राई टू मोबिलाइज दोज ऑफशोर फंड्स थ्रू द मीडियम ऑफ आईएनएक्स। और उनके साथ हमारी वार्तालाप होती रहती है, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से जो हम लिस्टिंग करेंगे, कुछ हम हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव लिस्टिंग हम आईएनएक्स के साथ करें गिफ्ट सिटी में। और ये हमारा एक विशेष उद्देश्य होगा, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल हब बनने वाला है, स्पेशली फॉर ऑफशोर फंड मोबिलाइजेशन। अग्रीड सर। अच्छा सर, उसके अलावा प्रोजेक्ट पाइपलाइन किस तरीके से दिख रही है, इसकी कुछ डिटेल्स मुझे समझनी थी, क्योंकि जो सेकेंड हाफ है उसके ऑनवर्ड्स चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज होनी और बेटर होनी दिख रही है। आपके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स क्या यहाँ से एड अप हुए हैं, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए। देखिए, ऐसा है कि हम प्रोजेक्ट्स तो हमारा जो है वो इंडियन रेलवेज की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का जो दायित्व है वो आईआरएफसी पे है। जहां तक ईबीआर आईएफ का सवाल है, जो एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग का जो फंड्स हैं वो हम करते हैं। वो चाहे ईसीबी के थ्रू, या फिर डोमेस्टिक बॉन्ड इशुएंस से, या रुपी टर्म लोन से फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, या शॉर्ट टर्म लोन से। मतलब हम लोगों की बहुत सारी डाइवर्सिफाइड सोर्सेस ऑफ फंड रेजिंग है। और ये जो हम गिफ्ट सिटी से जो हम पैसा जो हम मोबिलाइज करेंगे, अगेन दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज। और इसलिए जहां तक प्रोजेक्ट में यूटिलाइजेशन का सवाल है, उससे गिफ्ट सिटी का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। बेसिकली गिफ्ट सिटी में हम ये करेंगे कि हमारा एक अच्छा सेंटर ऑफ एक्टिविटी होगा, और हमें जो ऑफशोर फंडिंग या डोमेस्टिक बॉन्ड इशुएंसेस का जो है वो एक अच्छा गढ़ माना जाएगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर का। अग्रीड सर। अच्छा, जब हम लोग ये प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फिर मार्जिन्स मुझे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर आए उससे पहले, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर भी काफी इम्प्रूवमेंट देखा है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब ये किस तरीके से इम्प्रूव होकर मार्जिन्स में एक शार्प इफेक्ट करता हुआ देख पाएंगे, एक बेसिक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, क्या वहां से इम्प्रूवमेंट की उम्मीदें की जा सकती है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो जो हमारा जो नॉर्मल या तो 6 मंथ यूएसडी लाइबोर के हिसाब से होगा, जो हमारा डॉलर फंडिंग होती है सिंडिकेटेड लोन से, या फिर यूएस सिक्योरिटीज मार्केट में हम जब जाते हैं बॉन्ड इशुएंस के लिए, तो वो यूएस ट्रेजरी रेट पे होता है। या फिर जब हम येन लोन लेते हैं तो वो मतलब वो उसका जो बेंचमार्क होता है कॉस्ट ऑफ फंड्स का, वो अलग अलग होता है। और ये निश्चित रूप में ये वो है कि जब हम ईसीबी में लेते हैं, स्पेशली आजकल के जो दौर पे जब मार्केट थोड़ा इजी है, और मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स स्पेशली ऑफशोर बोरोइंग्स में हमें कम पैसे मिल जाता है। और क्योंकि हम लोगों का कोई वी आर इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू हेज द एंटायर ईसीबी पोर्टफोलियो, तो उसमें हमें काफी लाभ मिलता है, जिसका जो हम ट्रांसफर कर देते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को, जिसका लाभ
कि जो कम पैसे के लागत में हमें पैसे मिलती है बाहर से, उसको पूरी तरीके से हम हेजिंग नहीं करते हैं। वो कोशिश हम देखते हैं कि कब हेजिंग की जरूरत पड़ेगी, कितनी हेजिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे इंटरेस्ट रेट की हेजिंग हो या चाहे करेंसी हेजिंग हो। जो भी दोनों रिस्क है वो हम रेगुलर बेसिस पे हम उसका आकलन करते हैं, और जब जब जरूरत पड़ती है बड़ा सिलेक्टिव हेजिंग हम करते हैं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग फ्रॉम ऑफशोर मार्केट इज केप्ट टू द मिनिमम, and that benefit and that advantage is passed on to Ministry of Railways, जिससे कि जो आपका वो फंड जो इस्तेमाल होता है प्रोजेक्ट्स में इंडियन रेलवेज के, उसकी वायबिलिटी हम इंश्योर करते हैं कि जितना कम कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा उतना ही वायबिलिटी ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स, उतना ही वायबिलिटी उसकी मेंटेन रहती। अग्रीड सर। अच्छा, Q4 पे आते हैं, क्योंकि हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे शार्प अपबीट देख रहे हैं। क्या रीजंस थे ये प्रॉफिट जो हम लोग इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं उसके, और अगर वन ऑफ था तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बॉटम लाइन के लिहाज से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? नहीं, देखिए, जहां तक बेस इफेक्ट का सवाल है, बेस इफेक्ट आईआरएफसी को मतलब इंसिडेंटली उसको अफेक्ट नहीं किया है। कोविड के इम्पैक्ट से आईआरएफसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, ये अच्छी खबर है। और पिछले साल 655 करोड़ था Q4 का रिजल्ट, जो मार्च 2020, जनवरी टू मार्च 2020 का जो रिजल्ट था, उसमें पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 655 करोड़ के करीब था, जो कि बढ़ के 1482.55 करोड़ हुआ है, 1482 करोड़ हुआ है, जो कि 126% की बढ़ोतरी हुई है Q4 में। और दूसरी बात यह है कि जो रेवेन्यू हुआ है, जो टर्नओवर है, वो भी काफी बड़ी है, करीब 39% बड़ी है, 3205 करोड़ से 4455 करोड़ तक पहुंची हुई ये टोटल रेवेन्यू की फिगर। और पीबीटी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वो भी 20% से बढ़कर 33% हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि इस साल 2021 में रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पेस है, पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हैज रियली पिक्ड अप। और हमने 2019-20 में जो हमने लेंड किया था इंडियन रेलवेज को, इट वाज अबाउट 71,900 करोड़, वो बढ़ के करीब 1,05,000 करोड़ इस साल हुई है। तो काफी बड़ा इजाफा हुआ है जहां तक हमारा ऑपरेशन का सवाल है, और हमारा जो लेंडिंग है आईआरएफसी को, वो ज्यादा बड़ा है। और वो इसका परिचायक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो है, जो पेस है, जो गति है, जो नेशनल रेल प्लान के तहत और विजन डॉक्यूमेंट 2024 के तहत जो इंडियन रेलवेज ने एक जो गति पकड़ी है, उसको बरकरार रखते हुए और ज्यादा पेस दिया है 2021 में। और जो हम समझते हैं कि आगे वाले दिनों में, आगे वाले जो साल आने वाले हैं, अप टू 2030 कम से कम, जो नेशनल रेल प्लान का जो एक जो प्लान है, वो काफी आगे बढ़ेगी। और आईआरएफसी का जो proportion of funding the infrastructure requirement of Indian Railways, that will be quite substantial. वो काफी बड़ी मात्रा में रहेगी। आपको जानकर मतलब खुशी होगी कि 1,55,000 करोड़ का इस बार का कैपेक्स था इंडियन रेलवेज का, जिसका 67.5% का जो फंडिंग है वो हमने किया है, जो 1,05,000 करोड़ के करीब है। अग्रीड सर। और उसके अलावा FY22 पूरे की बात कर लें, क्योंकि ये साल तो हम लोग ऑलरेडी क्लोज डाउन कर रहे हैं। FY22 में किस तरीके से मार्जिन मेंटेन होंगे? आगे हम लोगों ने जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन किया, उसके बाद एक हाईलाइट अगर आप मुझे दे पाए। देखिए, हमारा जो लेंडिंग होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होती है, सोवरेन को होती है। तो इसलिए हमारा जो मार्जिन है वो हम जनरली बहुत कम रखते हैं। हम लोग वो मार्जिन चार्ज नहीं करते हैं जो कि दूसरे एनबीएफसीज करते हैं, क्योंकि ये हमारा सोवरेन को लेंडिंग है। और क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है, जो लीज रेंटल हमें मिलती है इंडियन रेलवे से, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो हमारे यूनियन बजट में निहित होती है। और इसलिए हमारा कोई एनपीए का कोई सवाल नहीं होता है। उस वजह से
जो बिजनेस मॉडल हमारा है वो काफी कम मार्जिन पे हम लोग काम करते हैं, और उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वी आर हैंडलिंग, उसकी वजह से हमारा जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है बैलेंस शीट का, वो हम हमारा एक अच्छा खासा ग्रोथ उसमें हम देखते हैं। तो जहां तक मार्जिन का सवाल है, वो मार्जिन जनरली वो कांस्टेंट ही रहती है, और ऑल्दो हर साल वो एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के साथ आईआरएफसी का एक म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत हम मार्जिन को डिसाइड करते हैं, बट द मार्जिन विल रिमेन द सेम एज इट हैज बीन मेंटेन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, और हम 40 बेसिस पॉइंट्स के मार्जिन पे हम काम करते हैं ऑन दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो मार्जिन का जहां तक सवाल है, वो एक कांस्टेंट फैक्टर है आईआरएफसी के लिए। अग्रीड सर। अच्छा, मुझे एक और पैरामीटर पे बात करनी थी, क्योंकि सरकार यहाँ से प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या फंडिंग बिजनेस के ऊपर या कोई और सेगमेंट्स के ऊपर आप इतना इम्पैक्ट देख रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। जी, ये एक्चुअली जो अभी जो फिलहाल कुछ कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, या ऑपरेशनल जो स्ट्रक्चर है इंडियन रेलवेज का, उसमें कुछ चीजें जो है वो प्राइवेटाइज होगी। जैसे आपको याद होगा कि 2 साल पहले जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने जो वो प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया है कि कुछ रूट्स पे हाई स्पीड ट्रेन प्राइवेट ऑपरेटर्स फ्लाई करेंगे, वो अपने रोलिंग स्टॉक को इस्तेमाल करते हुए। तो वो जो रोलिंग स्टॉक जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स जो हैं, जो एक्वायर करेंगे, वो उसके लिए दे सम ऑफ देम हैव अप्रोच्ड अस उसकी फाइनेंसिंग के लिए। और इसलिए अगर प्राइवेटाइजेशन होती भी है, तो वो उसमें भी हमारा एक अच्छा खासा रोल मुझे नजर आती है आईआरएफसी की, और उसको हम जरूर उसको एक्सप्लोर करेंगे। और कमर्शियल टर्म्स पे हम लोग उनकी वायबिलिटी को देखते हुए, ऑपरेशनल वायबिलिटी को देखते हुए, उनकी जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके वायबिलिटी को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना उनको लेंड करना है और किस रेट पे लेंड करना है। बट डेफिनेटली दे विल बी ऑन कमर्शियल टर्म्स, और उसमें हम आईआरएफसी की अच्छा मतलब उसका अच्छा रोल रहेगा। अग्रीड सर। और FY22 किस तरीके से पैन आउट हो सकता है, क्योंकि अब चीजें थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही हैं। FY22 एक्सपेक्ट करूं? जहां तक FY22 का है, मैं पहले बता दूं कि FY20